Hello everyone, welcome back to my channel Lakshmi Sao. So if you like my videos, then don't forget to hit the like button, to subscribe my channel and share my channel to all your friends. And guys, if you want all subject notes of class 9th, then go to my playlist where you find all the subject notes in a proper way. Okay, so let us see which topic and which subject we are going to study. Okay, so let us see. So today in this particular video we are going to cover class 9th Kshitij chapter first, and let us see what is the chapter name and whatever I have written we will say. Okay, so let us see. So chapter first, और चैप्टर फर्स्ट नेम इज़ दो बैलों की कथा. तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बस समरी ही देखेंगे. सो लेट अस सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. दो बैलों की कथा पाठ का सारांश. समरी को हम लोग हिंदी में सारांश बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या राइट किया है, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. एंड सो लेट्स सी. दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है. सो दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है. तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो बहुत ही फेमस लेखक हैं. उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, तो जिसमें से ये जो दो बैलों की कथा है वो श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है. ठीक है, सो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है. मतलब कि ये जो कहानी है वो जानवरों के बारे में बताया गया है कि जो पशुएं होते हैं जो जानवर होते हैं उनमें भी कुछ भाव होता है. वो भी एक दूसरे की बातों को समझते हैं जैसे कि मनुष्य समझते हैं. तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिया है. इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है. तो क्या बताया यहाँ उन्होंने कि कभी भी स्वतंत्रता बहुत आसानी से, सहज मतलब आसानी से हमें नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है. तो देखते हैं इस कहानी में दो बैलों की कथा में क्या करना पड़ा है बैलों को कि उन लोगों को आज़ादी मिली, या फिर जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस समरी को देखेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है. ओके, सो जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है. क्या कहते हैं कि सबसे बुद्धि यानी कि बिना बुद्धि का एकदम बुद्धिहीन समझा जाता है, पागल के जैसे समझा जाता है. कि कोई भी अगर किसी को आप लोग कोई काम बोलो, अगर वो नहीं कर पाता है तो हम लोग कई बार यूज करते हैं कि तुम एकदम गधे हो. ठीक है, तो यहीं भी बताया गया है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है. अब क्यों समझा जाता है देखते हैं. क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है. कि आप लोग गधे को कुछ भी कर दो, उसको मारो पीटो कुछ भी कहो, वो हिलता डुलता भी नहीं है. जैसा काम करो वैसा कहो तुम लोग, वैसा ही वो करता है. तो एकदम वो सीधा और सहनशील, यानी कि कुछ भी सह लेता, कुछ बोलता नहीं है. वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है, उसको किसी भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती है. ठीक है, सो भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है. क्योंकि बेचारे जो भारतीय हैं शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और फिर भी बदनाम हैं. मतलब क्या दिया है कि अब भारतीयों को ही ले लो. भारतीय जो हैं, जो इंडियंस हैं, अफ्रीका और अमेरिका में उनकी क्या हालत होती है. उनको जैसे लगता है अफ्रीका और अमेरिका में कि जो भारत के लोग एकदम पागल हैं, उन लोगों को कुछ आता वगैरह नहीं है. क्यों ऐसा करते हैं. क्योंकि जो भारतीय होते हैं वो शराब नहीं पीते हैं और 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय का यहाँ पे मतलब होता है कि बुरे समय के लिए, कि 4 पैसे जो होते हैं वो अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं.
कि उस समय नहीं होगा तो ये जो पैसे बचाए हैं उसको हम लोग यूज कर लेंगे, और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं फिर भी बदनाम है। तो अफ्रीका और अमेरिका के लोगों का मानना ये है कि जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो शराब पीता है, जो पैसा नहीं बचा कर रखता है, वही सबसे अच्छा होता है। तो भारतीय को वो लोग सहनशीलता और सीधेपन में होते हैं भारतीय, तो अफ्रीका और अमेरिका में उनको बदनाम किया जाता है। ठीक है। गधे से थोड़ा कम ही सीधा प्राणी है बैल। तो गधे से छोटा जो जानवर होता है, थोड़ा सा कम वो बुद्धिहीन होता है, तो उसको बोलते हैं बैल। ठीक है। तो हम लोग कई बार यूज करते हैं कि तुम एकदम बैल हो। ठीक है। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है। क्योंकि बैल का स्थान नीचे है गधे से कि वो कभी कभी मार भी देता है गुस्से में आकर, और कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है। ठीक है। लेट अस सी, अब हम लोग कहानी अपना स्टार्ट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। झूरी काछी कोई आदमी रहता है, उसके पास दो बैल रहते हैं जिनका नाम रहता है हीरा और मोती। वे दोनों ही पछाई जात के सुंदर और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वो दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ खाते पीते थे, तो ज़्यादा दिन से एक साथ रहते थे तो उनमें बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे और उनमें प्रेम हो गया था। ठीक है। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आँखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। ठीक है। तो वो लोग तो बोलेंगे भी, वो लोग तो अपने मुख भाषा में बोलेंगे, हम लोग तो समझेंगे नहीं, तो वो लोग अपने आंखों के इशारे से या फिर मुख भाषा में ही बात कर लिया करते थे और अपनी बातों को समझ लिया करते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। क्या करता है झूरी जो होता है वो अपने ससुराल भेज देता है। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। तो जो बेचारे बैल होते हैं वो ये समझते हैं कि जो उनके मालिक है उन्होंने उसको बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो लोग जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा। तो कैसे भी करके वो झूरी का जो साला था, जिसका नाम था गया, आप लोग को याद रखना है कि जो झूरी का साला था वो उसका नाम था गया, तो उसके साथ तो उसके घर चले गए, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनका मन नहीं लगता था। अब हम लोग ही कहीं चले जाते हैं दूसरे जगह पे, अनजान जगह पे, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जान पहचान का कोई आदमी नहीं रहता है, घर भी हमारा छूट जाता है, सब कुछ अनजाना सा लगता है। तो ऐसे ही उन लोगों को भी सब कुछ अनजाना सा लग रहा था और उन लोग को वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। दिन भर के भूखे थे, एक तो वैसे ही दिन भर के भूखे थे, उसके बाद क्या होता है लेकिन जब नाद में लगाए गए, उन लोग को भूख तो लगा होगा, तो लेकिन जब नाद पर लगाए जाते हैं जिसमें गाय भैंस अपना जो जानवर होते हैं, जो पशुएं होते हैं, जिसमें वो अपना भोजन करते हैं, घास फूस खाते हैं, ठीक है, उसको नाद बोलते हैं, तो एक ने भी मुँह नहीं डाला। तो क्या होता है दिन भर के भूखे रहते हैं लेकिन फिर भी नाद में लगाए गए तो एक भी दाना मुँह में नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि वो जो झूरी रहता है उससे गुस्सा हुए रहते हैं कि उन्होंने हमको क्यों भेज दिया इसके पास, इस जालिम के पास क्यों भेज दिया, आखिर हम लोगों ने क्या गलती की थी, जो भी वो कहता था वो सब किया था हम लोगों ने, तो वो उससे गुस्सा था और उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। तो दोनों मुख भाषा में अपनी सलाह करते हैं, कुछ बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद से कनखियों मतलब तिरछी नज़र से देखकर उसके बाद से लेट जाते हैं। ठीक है। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। तो जब रात होता है, सब लोग सो गए होते हैं, तभी वो लोग बहुत तेज़ी से पगहे को तोड़ देते हैं, जिससे गाय भैंस को बांधा जाता है, उसी को बोलते हैं पगहा। तो उसको तोड़कर और अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जो कि झूरी के घर की तरफ चले जाते हैं। तो झूरी का घर ही तो इनका घर था। सुबह चरनी पर दोनों बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। अब जो झूरी था वो भी नहीं चाहता था कि उसका बैल जाए, जो उसके दोनों बैल हैं वो जाएं उसके ससुराल, लेकिन उसकी पत्नी के कहने पर वो भेजा था। तो जब वो सुबह पे देखता है कि दोनों बैल जो हैं हीरा और मोती वो उसके चरनी पर हैं, जहाँ पे वो उन सबको बांधता था, तो बहुत खुश होता है।
घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तो जो घर के और भी गांव के जो बच्चे थे वो भी बहुत खुश होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। झूरी की पत्नी गुस्सा होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। अब जो झूरी की पत्नी थी उसको नहीं अच्छा लगता था कि वो सब यहाँ पर रहें, और उसने जब अपने मायके भेजा था तो उन्होंने काम नहीं किया था और भाग आए थे सब, इसलिए भी वो बहुत गुस्सा थी। गुस्से में उसने बैलों को चारा नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे होगा गुस्से में उसने बैलों को चारा नहीं डाला। रुकिए मैं आपको लेट मी राइट दिस। सो गुस्से में उसने बैलों को चारा नहीं डाला। ओके, ये आप लोग को गलत करना। ओके, सो दिस इज़ माई मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, सो झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। तो क्या होता है, जो झूरी का नौकर होता है, जो झूरी की पत्नी होती है, वो उसके नौकर को बोली रहती हैं कि इन लोगों को चारे नहीं डालना है, बस वैसे खाली जो भूसी होती है वही डालना है। तो जो झूरी रहता है वो अपने नौकर से बोलता है डालने के लिए चारा, लेकिन वो अपनी मालकिन के डर से नहीं डालता है। सो बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो क्या लगा, फीका फीका लग रहा था उन लोगों को, क्योंकि उसमें चारा वगैरह नहीं थी, बस खाली भूसा ही था। न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था, क्या खाए। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे, यानी कि देखने लगे। तो वो आशा भरी आँखों से देखने लगे कि कभी ना कभी तो वो चारा डालेंगे ही, लेकिन उसने, जो मालकिन थी, उसने चारा नहीं डाला। ओके, सो अब क्या होता है, दूसरे दिन झूरी का साला जिसका नाम था गया फिर आया। फिर वो आता है झूरी के घर और बैलों को ले चला, और फिर जो बैल होते हैं उनको फिर से लेकर चला जाता है। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। इस बार तो वो जान रहा था कि भाग आए सब, तो बहुत ही मोटी मोटी रस्सियों से उन लोगों को बांध देता है कि वो लोग कहीं भाग नहीं पाएंगे। और फिर से गुस्सा तो था ही वो, और जब वो लेकर जा रहा था रास्ते में, तो अभी भी उसने, जो मोती था, वो बहुत परेशान कर रहा था, बार बार इधर उधर गाड़ी को गिराना चाहता था, लेकिन हीरा संभाल लेता था। ठीक है, तो वो उसको खाने में उन दोनों को खाने में सूखा चारा ही दिया। उन्होंने हल जोते जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए। तो वो सब भी गुस्सा थे। फिर उन्होंने जो हल जोतने वाला होता है, जो जुआ, सब कुछ वो तोड़कर फिर से भाग जाते हैं, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, तब पकड़े गए, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। भागने की कोशिश तो करते हैं, भाग भी जाते हैं, बट लंबी लंबी रस्सियाँ थी, मोटी मोटी रस्सियाँ थी, तो वो जो गया होता है और उसके आदमी जो थे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, वो उन सबको पकड़ लेते हैं। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। अब क्या होता है, फिर से उनको सूखा चारा मिलता है। शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई, वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। तो शाम के समय एक छोटी सी लड़की होती है जिसके पापा का नाम भैरव होता है, तो भैरव की बेटी होती है, वो 2 रोटी चुपके से लाकर और बैलों को खिला देती है। अब 2 रोटी में उन लोगों का पेट तो भरेगा नहीं, इतने बड़े बड़े होते हैं। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो एक एक रोटी खाए तो उनसे तो उनका पेट भरने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी दिल में, उनके हृदय में जैसे लग रहा था कि भोजन खा लिया है, और उन लोगों को ये लग रहा था कि कोई तो है जो उनकी देखभाल कर रहा है, कोई तो उनकी बातों को समझ रहा है। ओके, लड़की की माँ मर चुकी थी। जो वो लड़की थी जिसने उन दोनों को रोटी दी, वो उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी, बहुत मारती पीटती थी। तो जो उसकी सौतेली माँ थी वो बहुत उसको परेशान करती थी, मारती पीटती थी। अगली रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो जब दूसरी रात क्या होता है, जो लड़की होती है छोटी वाली, वो रोटी खिलाकर चली जाती है बैलों को। फिर दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। जो दोनों बैल रहते हैं, हीरा और मोती, वो रस्सियाँ को चबाने लगते हैं, और लेकिन जो मोटी रस्सी होती है वो मुंह में तो आ नहीं पाती है, बहुत मोटी मोटी होती है। लेकिन सासा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। तो अचानक घर का जो दरवाज़ा होता है, रात के समय जो
घर का दरवाज़ा था वो खुलता है और वो छोटी सी बच्ची निकलती है घर से। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। तो फिर जब वो आती है उन सबके पास तो प्यार से वो जो दोनों होते हैं उस लड़की का हाथ चाटने लगते हैं। लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी। फिर जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि मैं तुम लोग की रस्सियाँ खोल देती हूँ और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे वो घर में खाना खा रहे होते हैं। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे, लेकिन फिर भी वो बोली कि मैं तुम लोगों को खोल दे रही हूँ रस्सियाँ, तुम लोग भाग जाओ। लेकिन जो हीरा और मोती रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ आज भाग गए तो कल इसी छोटी सी मासूम पर मुसीबत आएगी, सब इसी पे शक करेंगे कि इसने ही हमको भगाया है। और एक तो पहले से उसकी माँ उसको बहुत मारती थी, जो उसकी सौतेली माँ थी बहुत उसको मारती थी, और इसके वजह से जो हीरा और मोती रहते वो नहीं भागते हैं। तब बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। तो फिर वो जो लड़की होती है जानबूझकर चिल्लाती है कि ये दोनों बैल भाग जाएं, और उन सब की रस्सियाँ वो खोल देती है। तो जब वो चिल्लाने लगती है तो क्या होता है, जो दोनों बैल होते हैं हीरा और मोती भागने लगते हैं। सो दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, वो बोलती है दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी से दौड़ो। और वो खोल भी देगी, भगा भी देगी, फिर भी लोग नहीं जानेंगे कि इसने ही भगाया है। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा अन्य लोगों ने पीछा किया, सीधे दौड़े चले गए। वो भागने लगे, फिर भी जो गया और अन्य लोग थे उनके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो सीधे एकदम दौड़ते गए। उन लोगों को रास्ता भी नहीं मालूम था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जिधर जाओ जो भी रास्ता दिख रहा था उसी पे वो लोग चले जा रहे थे, भागे जा रहे थे कि हमको कोई पकड़ ना पाए। यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का ज्ञान न रहा, मतलब उनका रास्ता का भी ज्ञान नहीं रहा कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। इससे दोनों रास्ता भटक गए और इसीलिए जो दोनों बैल होते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। नए नए गाँव पार करते हुए वो एक खेत के किनारे पहुँचे। तो बहुत सारे नए नए गाँव आते गए, उनको पहचाना सा नहीं लग रहा था। तो फिर बहुत दूर चले गए, फिर उनको एक खेत मिलता है। वो एक खेत के किनारे पहुंचते हैं। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। तो जिस खेत के पास वो लोग पहुंचते हैं उसमें मटर की फसल खड़ी थी। मटर उस खेत में फल रहा था, ठीक है। सो दोनों ने खूब मटर खाई। दोनों को तो भूख लगा ही था, 7-8 दिन से खाना नहीं खाए थे। तो वो लोग खेत में घुस जाते हैं और मटर खाने लगते हैं। मस्ती में उछल कूद करने लगे तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। तो अभी तो वो लोग मटर खा ही रहे थे, कुछ आज़ादी का उन्होंने आनंद लिया था, तभी उन्होंने एक सांड को देख लिया। अब क्या होता है, दोनों डर जाते हैं। फिर देखते हैं उन्होंने उसका मुकाबला कैसे किया। ओके, समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। अब उन लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा था, क्योंकि सांड बहुत बड़े बड़े होते हैं। बहुत डर लग रहा था उन लोगों को, समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो लोग मुकाबला कैसे करें। फिर हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। फिर हीरा ने कुछ सलाह दिया, तब दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। तो जब सांड जो था वो एक बैल पर आक्रमण करता था तो दूसरा उसके पेट में जो सींग होते थे वो गड़ा देते थे। सांड दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था। अब दो शत्रु थे। सांड का जो दुश्मन है वो बैल दोनों थे, तो दो बैलों से तो लड़ नहीं पाया, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। तो इसलिए बिना दम का, मतलब एकदम हताश गया और उसके में अब ऊर्जा वगैरह नहीं रहा, और जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर हीरा मोती जो होते हैं उस पर दया कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। उसको उसको मार देते नहीं हैं, एकदम मूर्छित कर देते हैं। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। तो फिर जब उसको आज़ादी मिल जाती है, जीत जाता है मोती, तो फिर से वो मटर के खेत में मटर खाने लगता है। लेकिन अभी हीरा नहीं घुसा रहता उस खेत में। तो 2 आदमी आते हैं लाठी लेकर, और हीरा तो भाग जाता है, लेकिन मोती को कीचड़ में देखकर, पहले तो वो भागता है कि 2 आदमी आ रहे हैं और मोती को भी बोलता है, लेकिन मोती कीचड़ में फंसा रहता है। तो जब देखता है हीरा कि मोती कीचड़ में फंसा, तो वो भी मोती के साथ जाकर वो भी कीचड़ में फंस जाता है।
जानबूझकर। ओके, सो उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। तो एक जगह है कांजी हाउस, उसी में दोनों वो जो आदमी रहते हैं वो दोनों बैलों को बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खूब कुछ भी खाने को ना मिला। जो कांजी हाउस था उसमें उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला खाने के लिए। वहाँ पहले से ही कई बकरियाँ, भैंसे, घोड़े तथा गधे थे। पहले से ही जो कांजी हाउस था वहाँ पे कई बकरियाँ थी, भैंसे थे, घोड़े थे और गधे थे और भी जानवर थे। सभी मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, मतलब उनमें जान नहीं रहा था और एकदम मूर्छित सा पड़े हुए थे। उन लोगों को भी कुछ खाना नहीं दिया जाता था कई दिनों से। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी जो होती है वो चाटनी शुरू कर दी। अब उन लोगों को तो भूख लगा रहता है। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। तो जो हीरा होता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता है, तो उसके अंदर बदला लेने की जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है और वो गुस्से में आकर अपने सींगों से ही जो मिट्टी का दीवार होता है उसको तोड़ने लगता है, उसको गिराने लगता है। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। तो जो अभी वो तोड़ ही रहा होता है तभी चौकीदार आता है जानवरों की उपस्थिति लेने के लिए कि कोई जानवर भगा होगा तो नहीं है। तो जब आता है तो देखता है हीरा दीवार तोड़ रहा है, तो उसको बांध देता है और बहुत मारता भी है। मोती हीरा दोनों को ही बहुत मारता है और उसे फिर मोटी रस्सी में बांध देता है। बस हीरा को बांधता है मोटी रस्सी में। फिर मोती ने उसे चिढ़ाया, फिर मोती उसको चिढ़ाता है। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। तो वो बोलता है कि अगर दीवार गिर जाती, जो हीरा रहता है वो बोलता है मोती से कि जब थोड़ा सा भी दीवार गिर जाता तो कई जानवर, जितने भी जानवर वो सब भाग जाते। गधे नहीं सब भाग जाते। तो फिर हीरा और मोती दोनों मिलकर दरवाज़ा, वो जो दीवार होता है उसको तोड़ने लगते हैं। अब क्या होता है, तोड़ते तोड़ते जो दीवार होता है वो आधा टूट जाता है। फिर सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो नहीं भागते हैं। बोले कि भागने से क्या फ़ायदा, वो गधे बोलते हैं भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो लोग भागते नहीं हैं। फिर क्या होता है, मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। जो मोती होता है वो फिर से उन लोगों को धक्के देकर अपने सींग से गधे को बाहर निकाल देता है। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं भागा। तो जो मोती होता है, जो हीरा होता है वो मोती को बोलता है भागने के लिए, क्योंकि हीरा को तो बांधा रहता है मोटी रस्सी से, लेकिन जो मोती होता है वो हीरा को अकेले विपत्ति में पड़ते हुए देखता है तो उसको छोड़कर नहीं जाता है। सारे जानवरों को भगा देता है, लेकिन वो दोनों फंसे ही रहते हैं। ओके, सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। कैसी खलबली मच गई कि जितने भी जानवर वो सब भाग गए हैं। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर जो मोती होता है वो तो खुला रहता है, लेकिन उसको भी अब मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है, मार कर, और उसको भी बांध देते हैं। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। अब हीरा और मोती जो थे उनको 1 सप्ताह हो गया था कांजी हाउस में बंद हुए, और उनको कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। दिन में 1 बार केवल पानी मिलता था, 1 बार बस केवल पानी मिलता था। उन लोगों को बस 1 बार पानी दिखा दिया जाता था, खाना नहीं देते थे। दोनों सूख कर ठठरी से हो गए थे। जो उनकी हड्डियाँ थी और जो उनकी चमड़ियाँ थी सब झूल गई थी, वो ठठरी से हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई। तो फिर क्या होता है, एक दिन नीलामी होता है, बोली लगती है जानवरों की, तो उनका कोई ख़रीदार नहीं था। जो हीरा और मोती थे उनका कोई ख़रीदार नहीं था। क्यों ख़रीदार नहीं था? क्योंकि वो एकदम सूख के पतले से हो गए थे, अच्छे से नहीं अब दिख रहे थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था। और इसलिए गधों से तो काम करवाया जाता है, तो जब नीलामी हो रहा था तो इसलिए कोई उसको नहीं खरीद रहा था कि क्या खरीदे जब वो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। तो अंत में जो एक कसाई होता है, एक दाढ़ी वाला आदमी होता है, तो उसने उन लोगों को खरीद लेता है। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले गए। तो जो दड़ियल आदमी था उसके साथ वो लोग चले गए। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे।
कसाई उन्हें पीछे से मार रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। तो जब वो रास्ते में दड़ियल उन लोगों को लेकर जा रहा होता है, तभी वो लोग गाय भैंसों का झुंड देखते हैं, गाय बैलों का वगैरह का झुंड देखते हैं। तो जो जितने भी जानवर होते हैं सब उछल कूद रहे होते हैं मस्ती से। तो हीरा मोती सोचते हैं कि कितने स्वार्थी हैं कि हम लोगों की उनको कोई चिंता ही नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने से लग रहा है। तो अचानक जो होता है ना, हीरा मोती को लगता है कि जैसे लग रहा है कि इस रास्ते पे हम लोग कभी आ चुके हैं, जाना पहचाना सा लग रहा है। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई जब उन लोगों को पता चल गया कि झूरी के रास्ते, घर के रास्ते की तरफ जा रहा है क्योंकि उनको वही तो पहचाना सा लग रहा था रास्ता जिधर से गया लेकर गया था उन लोगों को अपने ससुराल, अपने घर। ठीक है, तो उन लोगों को जाना पहचाना सा लग रहा था। जब उन लोगों को लगा कि ये जाना पहचाना सा रोड लग रहा है, रास्ता लग रहा है, तो उनकी जो शरीर थी उसमें थोड़ी सी जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ भागने लगे। झूरी का घर नज़दीक आ गया। फिर जो झूरी का घर रहता है वो नज़दीक आ गया। वे तेज़ी से भागे और थान पर खड़े हो गए। तो जल्दी से वो लोग भागते हैं और जो थान होता है उस पर खड़े हो जाते हैं। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। जो झूरी होता है बहुत खुश होता है उन लोगों को देखकर और उनसे गले लग जाता है। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ी और झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से ख़रीदा है। तो जो झूरी होता है वो बोलता है, ये बैल मेरे हैं क्योंकि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, तो ये बैल मेरे हुए। तो जो नीलामी किया हुआ, तो जो दड़ियल आदमी होता है वो बोलता है कि मैं इन बैलों को नीलामी की हूँ, मैं इन बैलों के लिए पैसा जमा किया हूँ, तो ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे बैल कैसे हुए। वह बैलों को ज़बरदस्ती लेकर चल दिया। तो जो दड़ियल आदमी होता है फिर से बैल को पकड़कर लेकर जाने लगता है। फिर क्या होता है, मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। फिर जो मोती होता है बहुत गुस्से वाला होता है मोती, तो उन दोनों को भगा देता है। उस दड़ियल जो आदमी होता है उसको भगा देता है अपने सींग से मारकर। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। तो जो झूरी होता है वो नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लगा था तो उन लोगों को खिलाने लगा। दोनों मित्र खाने लगे। अब दोनों मित्र अच्छे से खाने लगे। गांव में उत्साह सा छा गया, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था गांव और सभी लोग खुश हुए। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया। अंत में जो मालकिन होती है वो भी उन लोगों को पसंद करने लगती है और उनका लास्ट में माथा चूमने लगती है। ठीक है। So guys, if you like these notes, then don't forget to hit the like button, to subscribe my channel and share my channel to all your friends. So take care. Bye bye.